आज हम लोग एडिटोरियल्स में 4 टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहला चाइना, इंडिया विल हैव टू बी आत्मनिर्भर। मतलब इंडिया किस तरीके से आत्मनिर्भर बन सकता है इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और फिर वर्ल्ड वाइड डिप्लोमेसी में। उसके ऊपर छोटा-सा आर्टिकल है, वो डिस्कस करेंगे। चाइनाज़ प्रेज़ेंस रैशनल। चाइना का प्रेज़ेंस जो है वो क्यों हम लोग के बॉर्डर में वो घुसता जा रहा है, वो सारा कुछ के पीछे क्या उसका रैशनल है, वो एक आर्टिकल में आया है। मतलब आज ज़्यादातर चाइना चाइना ही सब जगह है, सिर्फ द हिंदू में ही नहीं, बाकी भी के इंडियन एक्सप्रेस और भी जितने बिजनेस स्टैंडर्ड ये सारा कुछ सब में चाइना का ही आर्टिकल है। तो यू विल हैव टू बेयर विद इट, और ये अच्छा भी है। आपको हर एक तरीके से हर एक एंगल से जितना अच्छा होलिस्टिक कवरेज अभी मिल पाएगा, उतना हो सकता है कि आगे 2 3 4 5 6 महीने में उतना अच्छा होलिस्टिक कवरेज नहीं मिल पाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मैं एक होलिस्टिक 40-50 मिनट का मतलब 1950 से लेके अभी तक का इंडिया चाइना के बीच में जितना भी डिफरेंसेस है, जितना भी रिलेशनशिप है, उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा थोड़ी देर में। वो आप उसको भी कवर कर लेना। अभी आज के हम एडिटोरियल्स के ऊपर बात करते हैं। थर्ड है हमारा, इवन इंडिया ग्रैपल्स विथ नेक्स्ट स्टेप एट LAC इट मस्ट नॉट लूज द साइड रिन्यूइंग इट्स कॉम्पैक्ट विथ 5 फिंगर्स। एक आपने देखा होगा कुछ दिन पहले 8 फिंगर्स। 8 फिंगर्स क्या था? वो हम लोग पर्वत की घाटी से जो दर्रे बने हुए थे उससे हम लोग 8 फिंगर्स काउंट करते थे उसको। ये 5 फिंगर्स जो है ये तिब्बतियन पाम के का 5 फिंगर है। वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये दूसरा एस्पेक्ट है, ये काफ़ी न्यू एस्पेक्ट है, आपने सुना नहीं होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ में लैटरलिज्म पोस्ट कोविड-19। ये बिल्कुल, ये सब चाइना तिब्बत ये सब से अलग है। ये आपके जैसे WHO, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इस सब का जैसे रेलेवेंस आजकल खोते जा रहा है और उसका क्या रेलेवेंस है अभी फ़िलहाल पोस्ट कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद क्या रेलेवेंस होगा उसके ऊपर है। फॉर्मल डिप्लोमेट ने लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ज़रूर आप लोग को अच्छा लगेगा इसमें। और जो ऐसे हेन तेन न्यूज़ में, वो नेपाल आर्मी जो है आर्मी चीफ ने विजिट किया था डिस्प्यूटेड एरिया, बॉर्डर एरिया जो है हमारा इंडिया नेपाल के बीच में, लिपू लेक काला पानी वाला, वहाँ पे उन्होंने अभी विज़िट करा है। इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमने उसे मैप को डालकर और पीछे ब्रिटिश के टाइम पे किस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया नेपाल के बीच में, क्या बॉर्डर है, क्या सीन है, उसको थोड़ा-सा एक हम लोग फिर से रिवीजन टाइप से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रीलिम स्पेसिफिक में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे, तिब्बतियन पाम क्या होता है वो हम लोग देख लेंगे उसमें। फिर ब्रिटिश एग्रीमेंट लिपू लेक काला पानी के रीजन में क्या हुआ था वो हम लोग एक्स्ट्रा देखेंगे इन्फोग्राफिक्स के थ्रू। दौलत बेग ओल्डी मैप जो है उसको हम लोग देखेंगे कहाँ पे है, उसका रेलेवेंस क्या है, वो क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। बिल्कुल प्रॉपर मैप के साथ, 3-4 मैप के साथ हम लोग देखेंगे। 8 फिंगर ऑफ हिमालय बहुत दिन से देख रहे हैं, आज फिर से एक बार रिवाइज़ करेंगे। मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स, सार्क, WHO, UN, क्वाड क्या है, इनके बारे में एक बार आपको पता है, आपने पहले भी हमारे लेक्चर्स में हमने उसके बारे में डिस्कस करा है, आज एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करेंगे। ओशियाना ग्रुप क्या है? बहुत लोगों को नहीं पता होता है ओशियाना ग्रुप। मुझे बहुत दिन के बाद मैंने पूरा ज्योग्राफी पढ़ डाला था, उसके बाद मुझे पता चला था ओशियाना ग्रुप क्या होता है। ओशियाना ग्रुप क्या होता है, मार्शल आइलैंड क्या होता है, कहाँ होते हैं, मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे। उसका रेलेवेंस क्या है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा, वो है हमारा चाइना और इंडिया से रिलेटेड। उसमें सबसे पहले तो आप आर्टिकल ये पिक्चर देख लीजिए, जिसमें अंदर आप देखोगे कि कौन-कौन सा एरिया जो है वो डिस्प्यूटेड है और कौन-कौन सा एरिया के ऊपर इंडिया अभी बातें हमारी इंडिया की तरफ से चल रही है। सबसे पहले तो आपका ये एरिया जो है ये अक्साई चीन का एरिया है, ठीक है? ये एरिया जो है वो पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दिया था। ये बीच का जो एरिया है वो चाइना का अपना कब्ज़ा किया हुआ एरिया है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है अभी फ़िलहाल, ये गलवान वैली और ये सब सारा कुछ का। फिर यहाँ से हमारी जो रोड वोड बन रही हैं उन सब का एरिया अभी हम लोग दूसरा मैप में और देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश आपको पता ही है, मैकमोहन लाइन बॉर्डर जो है डिस्प्यूट ये यहाँ पे चल रहा है कि उनका कहना है कि हम लोग उसके पहले हमारा कुछ और था ब्रिटिश के साथ एग्रीमेंट, लेकिन अभी फ़िलहाल आप कुछ और कह रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग मैप में देखिए, क्यों इतना दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो क्यों इतना चाइना के मन में खटक रहा है और हमारे लिए इतना रेलेवेंस क्यों है कि 11,000 से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, जबकि चाइना अभी बॉर्डर पे मार काट भी शुरू हो चुका है। वो इसलिए है क्योंकि देखिए, जैसा हमने पिछले वाले मैप में देखा, ये यहाँ तक जाता है। ये आपका जो अक्साई बॉर्डर है वो यहाँ तक आता है, ठीक है? आपका अक्साई बॉर्डर वो यहाँ तक आता है और ये चीज़ हमारा इस जगह तक तो जाता ही है। यहाँ पे है दौलत बेग ओल्डी, ठीक है? अब ये अक्साई चीन यहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ तक दौलत बेग ओल्डी तक पहुँचता है। यहाँ पे हमारा पहले से एक एयरक्राफ्ट
एयरपोर्ट भी है, जहाँ पे सिर्फ़ मिलिट्री वाले उतरते हैं और उतना मतलब काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह है। लेकिन उसके पहले जो है हमारे पास यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जिस वजह से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे जो 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 स आर्मी के सामान और ये सब सारा कुछ जब जाता था तो वो ट्रैकिंग करके जाते थे या फिर बहुत मुश्किल से उसको लेके जाया जाता था। अब इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हर कुछ को, हर चीज़ को आपको ऑन एयर फ्लाइट में या फिर हेलीकॉप्टर से वहाँ तक पहुँचाया जाए। वैसे कि पहुँचाया तो जाता है, लेकिन रोड होने से और भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो जिस वजह से यहाँ पे हम लोग रोड अभी क्रिएट कर रहे हैं। चाइना को क्यों खटक रही है? चाइना को खटकने का 2 कारण हैं। पहला कारण, अगर हम लोग इस जगह तक पहुँच जाते हैं, देखिए यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच जाते हैं, रोड जो है वो इस ऊपर तक पहुँच जा रहा है हमारा, अगर अगर हमारा रोड इस जगह तक अगर पहुँच जा रहा है यहाँ तक, तो समझिए कि अक्साई चीन यहाँ तक पहुँच जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, कभी भी हम लोग को अगर कुछ फ्यूचर में लड़ाई होता है, तो हमारे लिए अपर हैंड हो सकता है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ऑल्दो चाइना का भी यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हमारा यहाँ पे सामान रसद, जो पिछला हमने जो वॉर हारा था 1962 में, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा रोल था उसके अंदर, जिस वजह से हम वहाँ पे हारे थे। तो इस बार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा तो हम लोग काफ़ी अच्छा उसमें काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर कल हो के अक्साई चीन अगर इंडिया ले लेता है, अगर ले लेता है, तो अक्साई चीन अगर लेता है, क्योंकि वो तो इंडिया ही का पार्ट है एक्चुअली, चाइना ने उसको हड़पा है, वो चाइना को भी पता है, सबको पता है कि वो चाइना ने हड़पा है, तभी हम लोग यहाँ पे जो है मार्क, हम लोग इंडिया के मैप जो है वो इतना इस तरीके से रखते हैं। तो अगर हड़प लेता है, अगर इंडिया फिर से दोबारा इसको हम लोग ले लेते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग, ये काफ़ी ऊँचा जगह है, ठीक है? ये जो है, ये काफ़ी टेरेन जो है काफ़ी ऊँचा है। तो हम लोग का इससे क्या फ़ायदा होगा? हम लोग को इधर पूरा तिब्बत का एरिया हमें हमें हम कवर कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे हम लोग अपने आर्टिलरीज़ और ये सब लगाकर हम उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा, ज़िएनज़ैंग जो एरिया है, वो एरिया भी हम लोग फ्यूचर के लिए हम लोग वहाँ पे से सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आगे चल के हम लोग पीओके भी अगर हम लोग सोचे उसको अंदर लेने का, तो हम लोग का ये अक्साई चीन का जो एरिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी सियाचिन जो है वो यहाँ इस जगह पे इधर में है। तो उससे भी हम लोगों को फ़ायदा है, लेकिन अगर अक्साई चीन का फ्यूचर में, जैसे अभी कुछ दिन पहले होम मिनिस्टर ने कहा था, उनकी काफ़ी किरकिरी हो गई है कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा? लेकिन जैसा मतलब डिप्लोमैट्स का और बाकी कॉलम वालों का ऐसा कहने का लगता है उनको कि कहीं न कहीं इनके मन में है अभी एनडीए की सरकार के अंदर, कि हम लोग अभी फ्यूचर में इसको रोड बना लेते हैं फ़िलहाल, और फ्यूचर में हम लोग अक्साई चीन को भी लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि चाइना जो है वो अभी इतना जो अगर इंटरनेशनल प्रेशर बन जाता है, तो वो इस मूड में तो नहीं होगा कि वो अभी लड़ाई करे, अभी लड़ाई छेड़े, तो इसका जो है इंडिया भी फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो देखिए, 2 कारण हैं, चाइना वांट्स टू कैप्चर गलवान वैली। गलवान वैली क्यों? क्योंकि वो हायर एल्टीट्यूड पे है। गलवान वैली जहाँ पे लड़ाई हुआ था, देखिए इस जगह पे एलएसी पे, हमारा गलवान वैली जो है वहाँ पे अभी जो कल परसों जो अभी वहाँ पे लड़ाई हुई थी, वो इस जगह पे। तो ये काफ़ी हायर जगह पे है, तो वो उसको उनको लग रहा है कि अगर हम यहाँ पे अपना बैठ बना लेते हैं, तो ये जो रोड यहाँ से जो जा रहा है, तो इस जगह पे कुछ भी अगर सामान अगर आगे लेकर के जाया जाएगा, रसद कुछ भी लेकर के जाया जाएगा, रोड आगे हम बनने ही नहीं देंगे। हम यहीं से उसको मिसाइल लगा के उड़ा देंगे, या फिर जो भी है उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। जिस वजह से वो गलवान वैली का रिसेंटली उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन हो सकता है, क्योंकि रोड जो है उसका बिल्कुल एकदम यहाँ पास से गुज़र रही है। तो वो उसको हथियाना चाहते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पे जो है अभी कुछ दिन पहले झड़प हुई थी। दूसरा कारण क्या है हमारा, कि अगर ये हमारा रोड अगर कंस्ट्रक्शन बन जाता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, तो हम लोग दौलत बेग ओल्डी तक हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये तो सिर्फ़ बात हो गई गलवान वैली की। चाइना का आपको पता है कि 2-3 जगह पे वो लोग अभी अटके हुए हैं। एक और दूसरा पोंगसो लेक जो है, वहाँ पे वो जो 8 फिंगर्स जो आप अभी 3-4 दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये 8 फिंगर्स है। ये 8 फिंगर्स में 8, 7, 6, 5, 4 यहाँ तक ये कहते हैं ना, 4 तक ये चाइनीज़ का है क्लेम कि ये हमारा है। अभी ये हमारा है, लेकिन आज तक हमने 3-4-5 बार उनसे माँग लिया है कि आप अपना मैप दिखाइए कि आपके अनुसार क्या है आपका और हमारे अनुसार क्या है हमारा, तभी तो डिस्कशन हो पाएगी ना। तो वो आज तक मैप 3-4-5 बार भी माँगने के बाद भी आज तक वो खुद से कोई मैप बताए नहीं है। और हर दूसरे तीसरे मतलब कुछ दिन महीने 100 साल के बाद वो अपना एक नया क्लेम बताते हैं कि हमारा यहाँ तक था, नहीं हमारा यहाँ तक था। उनको खुद से ही क्लियर नहीं है, या
फिर उनकी ये स्ट्रैटेजी है कि हम लोग इस टाइप से अगर हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग आगे अपना एक्सपेंशन जो है और बढ़िया तरीके से कर पाएँगे। वो 2-3 बार तो हम उनको मैप पकड़ा भी चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ से रिफ्यूज़ करके वो अपना मैप जो है हमारा, उसको वापस करके चले गए हैं। अभी फ़िलहाल हमारी जो है ये है आपकी पोंगसोंग तोसो लेक, और इसमें हमारी इंडियन इंडियन आर्मी भी इस जगह पे कहीं पे यहाँ पे टेंट गाड़ी हुई है, और आपकी चाइनीज़ आर्मी भी इधर साइड में। उनका ये कहना है कि ये सारा जो एरिया है, ये पूरा ट्रायंगल एरिया जो है, ये हमारा होगा। इसको उनको अगर वो हथिया लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? उनको ये हथिया लेंगे तो सामने चूज़ल वैली है। इस वाले जस्ट इस लेक के इधर साइड में चूज़ल वैली है। तो ये वैली के ऊपर इनका मतलब हक हो जाएगा, और इसको अगर वो हथिया लेते हैं तो आगे चल के फ्यूचर में उनका स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो है वो काफ़ी 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 स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जिस वजह से वो इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल हमारा क्या कहता है, ये सुहासिनी हैदर जो इंडियन द हिंदू के जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप देखती हैं, उनका ये आर्टिकल है। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया हुआ है। बिल्कुल ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। सबसे पहले ये कहती हैं 5 फिंगर्स वाला मामला। 5 फिंगर्स मतलब क्या? 5 फिंगर्स पहले ऐसा एक मेटाफोर कहा जाता था उनके भूटान में, कि भूटान जो है वो एक्चुअली जो है वो भूटान आपका देखिए नेक्स्ट वाले हमारे इसमें देखिए, भूटान अगर एक्चुअली अगर ये भूटान है हमारा, अगर ये हमारा भूटान है इस जगह पे, तो इससे जुड़े हुए हिमालयन 5 और हमारे जो स्टेट्स या फिर उस समय कंट्री बोलिए, वो हम लोग उससे जुड़ता है भूटान से, ठीक है? एक हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है? एक हो गया सिक्किम, एक हो गया नेपाल, एक हो गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब हमारा अरुणाचल प्रदेश नेफा, एक हो गया लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान। तो पहले तो उन्होंने तिब्बत हथियाया अपना ज़ीजियांग जो बोलते हैं चाइना में। तो एक बार तो उन्होंने तिब्बत रख लिया, उसके बाद अब उनका जो टारगेट है नेक्स्ट, वो चाहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी ले लें, और नेपाल, भूटान, सिक्किम और लद्दाख भी ले लें। तो लद्दाख और नेपाल में तो वो अभी धीरे-धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश ये सब में उनका पहले से ही रक्कस है, वो पहले से ही बोलते हैं कि हमारा टेरिटरी है, और जिस वजह से जो है कि वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा-सा हम लोग बैकग्राउंड देखते हैं कि आज तक ऐसे हुआ क्या है। 1951 में सबसे पहले जो हुआ था कि ये स्टार्ट हुआ था, हमारा जो देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैप-वैप जो हम लोग पूरा प्रॉपर ऑफ़िशियल हो गया। उसके बाद से वो धीरे-धीरे बोलना शुरू किए थे। तो वो सबसे पहले रोड बनाना शुरू किए 1951 में। किस जगह पे? वो अपने अपने साइड वाले एरिया में, तिब्बत साइड वाले एरिया से अंदर। तो वहाँ थोड़ा पार्लियामेंट में उस चीज़ पे डिबेट भी हुई। उस समय जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उसके ऊपर काफ़ी बहस चल रही थी। तो फिर 1954 में उनको बुलाया गया एग्रीमेंट करने के लिए। उस टाइम पे पंचशील एग्रीमेंट भी हुआ था हमारा इंडिया और चाइना का। तो उस एग्रीमेंट में ये कहा गया कि हिंदी-चीनी भाई-भाई, हिंदी-चीनी भाई-भाई, और वो जो स्लोगन जो हुआ उसके बाद से जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद हमें ये लगा कि वो ज़्यादा हमारे बॉर्डर में इंटरफेयर नहीं करेगा। हालाँकि उस टाइम पे जो है वो अपना क्लेम धीरे-धीरे करके दर्शा रहे थे। जो माओ जो था उस समय काफ़ी पावरफुल लीडर हुआ करता था चाइना का, और काफ़ी निर्दयी भी था। तिब्बत को उसने किस तरीके से हथियाया था, इंडिया देख रहा था, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। लेकिन उस टाइम पे हमने और या फिर पूरे वर्ल्ड ने नहीं कुछ बोला, क्योंकि उस टाइम पे चाइना इतना ज़्यादा अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं था। 1959 तक फिर उन्होंने रोड पूरा कंप्लीट कर लिया अपना, बिल्कुल वो एकदम वहाँ तक आ गए, बॉर्डर तक आ गए, रोड कंप्लीट कर लिए। उसके बाद तुरंत में ही 2 साल के अंदर 1962 में आपका सिनो इंडिया वॉर हो गया। सिनो इंडिया क्या? चाइना इंडिया में सिनो इंडिया बोलते हैं। सिनो इंडिया वॉर हो गया। फिर ये जो वॉर जो हुआ इन हमारे और चाइना के बीच में, उससे ही बाद से जो जो हमारी जो एस्केलेशंस हुई, हमारे जितने सारे जो प्रॉब्लम शुरू हो गए, वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाइना को हम वो एग्रीमेंट जो हुआ पंचशील वाला में, उसमें हम तो उसके ऊपर विश्वास करते थे, लेकिन चाइना को पहले से ही क्लियर था कि भाई जब हम तिब्बत हथिया चुके हैं तो हमें पाम जो तिब्बत पाम 5 फिंगर्स है उसको भी हथियाना है। अगर उसको हथियाना है तो मतलब इंडिया से मीठा-मीठा करके तो चलेगा नहीं, इंडिया से तो दुश्मनी तो करना ही पड़ेगा। तो वो बिल्कुल खुला अपना स्ट्रैटेजी ऑन रखते हैं, लेकिन इंडिया जो है वो उस दिन से उतने दिन से भ्रम में ही रहता है। उसको लगता है कि ठीक है, अगर नेबर है, हम ज़्यादा इतना ज़्यादा एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सिक्योरिटीज़ जो है वो प्रॉब्लम होगा। तो जिस वजह से हम थोड़ा ठंडे चलते हैं, ताकि जो है सिचुएशन काफ़ी पीसफुल बनी रहे और इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एलएसी के ऊपर। अब ये सिमिलर जो स्ट्रैटेजी जो है इनका, किस तरीके से वो एक्चुअल एरिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इसमें कॉजेज़ जो है
उसको मेंटेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए कुछ दिन पहले, मतलब कुछ साल हो गए, हमारे उस टाइम पे इंडियन फ्रंटियर सर्विस हुआ करती थी। इंडियन फ्रंटियर सर्विस हमारे नेबर कंट्रीज़ में वहाँ पे उस टाइम पे रहते थे। हमारे अंदर कंट्रीज़ में भी आईएएस होते थे उस समय, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विसेज के उसमें ऑफिसर्स होते थे। तो वो हमारे इंडियन प्रोविंस में भी रहते थे, बॉर्डर एरियाज़ में, और वो सामने वाले कंट्री के कुछ कंट्रीज़ में, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है उसमें वो रहते थे। तो उससे क्या है कि वो एक एक प्रॉपर ग्राउंड लेवल पे उनको न्यूज़ होता था, खबर होता है, क्या हो अंदर हो रहा है, क्या खबर चल रहा है, क्या क्या मुद्दा है यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, चाहे डिप्लोमेटिकली हो या फिर कहीं पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हो, जो भी प्रॉब्लम था उसको निपटा दे रहे थे। लेकिन वो जो ये संस्था जो था, इंडिया फ्रंटियर सर्विसेज, वो उसको बंद कर दिया गया कुछ दिन के बाद, क्योंकि चीज़ें जो थी वो उतना ज़्यादा कुछ ऐसा मिसहैप नहीं हो रहा था। तो मिसहैप नहीं हो रहा था, तो जिस इस क्यों नहीं हो रहा था मिसहैप, क्योंकि उसको कंटेन कर ले रहे थे ना ये लोग, ये संस्था जो है कंटेन, जैसे ही ये संस्था वहाँ से हटी, उसके बाद से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग आना बंद हो गया। बस वही आता था जो न्यूज़ चैनल और जो रिपोर्टर्स, या फिर कोई अगर आर्मी के अगर जवान है कुछ, तो अगर वहाँ से कुछ बता पा रहे हैं, तो वो उतना ग्राउंड लेवल पे रिसर्च नहीं कर पाते थे जितना हमारा एनएफएस करता था। तो अभी कुछ दिन पहले से ऐसा खबर आ रहा था कि एनएफएस, मतलब ऐसा कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले, कि आप एनएफएस फिर से शुरू कीजिए, बिकॉज़ आईएफएस, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था, और ये जो सिचुएशन जो है हमारा ग्राउंड लेवल पे, वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट था उस चीज़ से। उसके बाद दूसरा जो एक हमारा मुद्दा है कि अभी कुछ दिन पहले हमने भूटान के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को जो है अमेंड किया था, जो हमारा पहले से चल रहा था भूटान के साथ, उसको अमेंड करके हमने नया फ्रेंडशिप ट्रीटी बनाया था 2007 में। तो उनके साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन जो था वो काफ़ी अब बिल्कुल नए सिरे से काफ़ी अच्छा हो गया है। आपको पता होगा भूटान जो है, भूटान के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूटान के लोग हमारे लबासना में आके ट्रेनिंग भी करते हैं, और उनकी जो जीडीपी जो है वो 500 करोड़ के करीब में है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ब्रो, वो भूटान आप जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल सब जगह ब्रो का ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बाकी हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम सपोर्ट करके चलते हैं। तो वैसे ही कुछ हमारा रिलेशनशिप नेपाल के साथ भी था। बहुत ज़्यादा नेपाल के साथ रिलेशनशिप हमारा वैसे ही था, क्योंकि आप देखिए कि उसके भी जो आर्मी जनरल है, उसका आर्मी जो चीफ है, हमारा जो आर्मी चीफ है, हमारा आर्मी चीफ उनके आर्मी आर्मी में जनरल के रूप में माना जाता है। उनका आर्मी जो चीफ है वो हमारे आर्मी में जनरल के रूप में उसको ऑनर दिया जाता है। और भी उनके वहाँ से बटालियन जो है, गोरखा बटालियन, बहुत सारे नेपाली जो हैं हमारे यहाँ पे हैं। तो ये जो जो एक जो रिलेशन है नेपाल के साथ, भूटान के साथ, ये हमारा काफ़ी बढ़िया रिलेशन है। और जिस वजह से ये भी कहा जाता है कि जो 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 भले तिब्बत हथिया चुका है चाइना, लेकिन तिब्बत के साथ-साथ, सिर्फ़ तिब्बत ही नहीं, तिब्बत के साथ-साथ उसके जो पाम हैं, ये जो फिंगर्स हैं उसके जो 5, 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो पाँचों जो उसके फिंगर हैं, ये पाम नहीं लग रहा, फूल लग रहा है, लेकिन पाम समझ लीजिए। तो इसके जो फिंगर्स हैं जितने भी, तो उन सारे फिंगर्स पे कहीं न कहीं इंडिया का जो जो एक कॉन्टैक्ट है, मतलब अंदर जो साइकोलॉजिकल कॉन्टैक्ट है, कल्चरल कॉन्टैक्ट है, वो बहुत ज़्यादा है। कैसे-कैसे क्या, और चाइना उसको कैसे उसको बिगाड़ना चाह रहा है, वो आप देखिए। सबसे पहले तो भूटान में हमारा क्या है कॉन्टैक्ट, हमारा भूटान के साथ आपको पता ही है बिल्कुल सही चलता है, और वो छोटा कंट्री है, उसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है, हम लोग उसको बिल्कुल आर्मी और वो सारा कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। आपको जैसे पता होगा डोकलाम इशू में किस तरीके से इंडिया ने भूटान के लिए जाकर वहाँ पे बिल्कुल स्टैंड खड़ा रहे हम लोग, और चाइना से भी टक्कर लेने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार थे। फिर बाद में चाइना ने बैक ऑफ किया, हमने बैक ऑफ किया, तो हम लोग कितना अच्छे तरीके से वहाँ पे अपना फ्रेंडशिप निभाए। दूसरा कि नेपाल में अभी वो चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, और चाइनीज़ जो है वो प्रोपेगेंडा किस तरीके से चलाया है कि जेएनके में शुरू-शुरू में 1960 के करीब में आप देखिए कि जेएनके में चाइनीज़ प्रेस और रेडियो जो है वो प्रोपेगेंडा इतना चलाया, मतलब वो उस टाइम पे उनका ये कहना था कि आप मतलब आप खुद से बताने का कोशिश कीजिए कि हमें किसकी तरफ जाना है? इंडिया की तरफ जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना है, या फिर खुद से अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बन के रहना है। तो ये जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया हुआ है वो चाइनीज़ की तरफ से ही फैलाया हुआ है। फिर बाद में उसको हवा जो दिया वो पाकिस्तान देने को, उसमें वो रिलीजनशिप और ये सब सारा कुछ ला करके उनके तरफ से कि हम लोग एक ही रिलीजन के हैं, हम एक साथ रहना चाहिए, हमारे साथ वो सारा कुछ प्रोपेगेंडा को और ज़्यादा उसमें आग में तूल मिलता गया, और आज सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा ग्रेव है। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट में भी आपको जैसे पता कि नागालैंड की वजह से
नागालैंड की वजह से हमारा इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम चल रहा था कि वहाँ पे भी जब इन आस्पा लगवाया हुआ था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट थे और वहाँ पे बहुत सारे आम जो है उनके वहाँ के जो लोग हैं जो लोकल जो नक्सल में हो गए हैं या फिर जो जो रेबल हो गए हैं, तो वो लोग के पास बहुत सारा आम कहाँ से आता था? वो सब सारा कुछ चाइना की तरफ से प्रोवाइड करवाता था। उनको ट्रेनिंग दी जाती थी चाइना के अंदर घुसवाकर। तो ये सब सारा कुछ जो है प्रोपेगेंडा है वो चाइना चलाता था। सबसे बड़ी हद तो तब होगी जब चाइनीज़ स्कूल के अंदर जो टेक्स्ट बुक है, वो सब में भी वो लोग फाइव फिंगर्स को जो है वो अपना बताने लग गए थे कि फाइव फिंगर जैसे भूटान, अगर तिब्बत हमारा है तो भूटान, नेपाल ये सारा भी हमारा ही है, लेकिन इंडिया उसको हथिया करके रखा है। तो जिस वजह से ये सारा कुछ जो चाइनाज़ के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो 1950 के बाद से ही काफ़ी मतलब थोड़ा-सा उदास होना शुरू हो गया था। तिब्बत के साथ क्या है, हम लोग अगर तिब्बत का सिर्फ़ देखें आप, तो तिब्बत के साथ ये है कि हमारा एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कि हमने दलाई लामा तिब्बत के ऊपर जब वो आक्रमण किया, वहाँ पे उसको हथियाना शुरू किया, तो वहाँ पे दलाई लामा जो है, वो आके इंडिया में रिफ्यूज़ लिए। अभी जो फ़िलहाल हमारा जो एलबीएस यानी अकेडमी जो है, लबासना अकेडमी है, उसमें ही वो सबसे पहले आकर वहाँ पे रहे और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो वहाँ से दूसरी जगह उनके लिए अकोमोडेशन बना दिया गया और जो जो हमारा जो लबासना जो है उसमें अब फिर ट्रेनिंग होनी शुरू हो गई, लाल बहादुर शास्त्री के आने के बाद से। तो जो तिब्बत वाला जो एरिया है उसमें तो उसमें जो दलाई लामा जो थे हम लोगों को जो रिफ्यूज़ दिए, तो उस वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी जो तिब्बतियन हैं उन वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं, इंडियन सिटीज़न्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। करमापा लामा एक उसके बाद लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी जो दलाई लामा है वो बूढ़े हो चुके हैं, तो नेक्स्ट जो दलाई लामा बनने वाले के लिए जो मतलब ऐसा कहा गया था कंसेंसस था, वो करमापा लामा के लिए था। लेकिन कुछ दिन के बाद से मतलब 2000 में तो वो आए थे, हमारे इंडिया में रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो यूएसए की सिटीज़नशिप ले चुके हैं, अब वहीं रहते हैं। तो वो भी हमारे हाथ से बिल्कुल धीरे-धीरे निकलता जा रहा है। तो इंडिया को ये चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना है कि नेक्स्ट जो भी बनता है इनका दलाई लामा वो मतलब इंडिया के मतलब हितकारी हुई हो ऐसा जैसे नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर है ओली उनके टाइप जैसा ना हो जाए। जेएनके का मामला अगर देखेंगे तो पाकिस्तान तो है ही। अब चाइना के साथ चाइना जो प्रोपेगेंडा लगाया तो अब पहले इंडिया को बहुत प्रॉब्लम होता था कि आपके जो ईस्टर्न साइड है उस साइड से चाइना परेशान करता था और वेस्टर्न साइड से जो है पाकिस्तान परेशान करता था। अब जब बाइफर्केशन हो गया है हमारा पाकिस्तान सॉरी कश्मीर का, जैसे कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, लद्दाख अलग और जम्मू कश्मीर जो है वो अलग हो गया है। तो उसके 2 फ़ायदे हैं। क्या-क्या? पहला फ़ायदा ये कि वो इंडिया यूनियन जो गवर्नमेंट है उसको वो कंट्रोल कर रही है वहाँ पे। तो उसमें क्या है कि जो वहाँ पे जो अंदर के जो पॉलिटिशियंस जो थे जो कि बिक जाते थे या फिर जो अपना एजेंडा चलाते थे, तो वो सब जो है वो सब ख़त्म हो गया। तो चाइना को, पाकिस्तान को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसके अंदर मतलब ये सब नेगेटिविटी फैलाना और ये सब सारा कुछ को मेंटेन करने में। क्योंकि उनके पास अब अथॉरिटी नहीं है ना, भले वो एक आदमी मतलब बन सकते हैं और वो उस तरह का कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कल होकर कुछ सीएम भी बन जाएँगे, तो जैसे दिल्ली में है उतना ज़्यादा पावर नहीं, ना पुलिस है उनके पास, ना कुछ है, तो उस तरीके का ही उनका वहाँ पे सीन रहेगा। तो वो अथॉरिटी जो है उनके वहाँ के लोकल नेता के पास वो रह नहीं गया, तो जिस वजह से अब थोड़ा-सा उनको प्रॉब्लम चल रहा है। तो जिस वजह से भी जो है कि जब से हम लोग जो बाइफरकेशन जो हम लोग कर दिए, उसके बाद से हमने ये सोचा नहीं था, हमको लगा था पाकिस्तान तो भाई इसका करेगा विरोध, लेकिन चाइना भी करेगा ये हम लोग सोचे नहीं थे। अब जो है वो चीज़ें जो हैं क्लियर होना शुरू हो गई है। जब चाइना खुलकर वापस सामने आ रहा है और तब हमें पता चल रहा है कि अच्छा, ये बात भी थी कि लद्दाख की वजह से उनको प्रॉब्लम होगा कि अब वो वहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं वहाँ के लोकल नेता के साथ। नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, मल्टीलैटरलिज़्म पोस्ट कोविड-19। मल्टीलैटरल मल्टीलैटरल मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें एक से ज़्यादा लोग हों, तो उसमें एक दो से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा दो हो जाए तो उसमें हो गया वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। एग्जांपल डब्ल्यूएचओ, यूएन, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स, ओपेक। ओपेक क्या है? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आपका जो जो तेल जो जो लोग बेचते थे उनके बीच में जो संगठन है कि किस तरीके से वो रेट को जो है वो कंट्रोल में रखना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये सारा कुछ। वैसे ही ब्रिक्स है हमारा, ब्रिक्स में भी जो है कि आपका जितने जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर किस तरीके से ट्रेड और सारा कुछ सिक्योरिटी को मेंटेन करके चलना है, जो हमारे जितने भी हमारे बीच में जो संवाद है और जितने भी हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है, वो सारा कुछ मल्टीलैट एक प्रिंसिपल के तहत चलता है। वो सब कुछ जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसका एक प्रॉपर एम है, एक एजेंडा है। जैसे कि आपका जो अगर डब्ल्यूएचओ है तो वो किस तरीके से वर्ल्ड में आपका हेल्थ को देखने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वो काम करता है।
आपका WTO जो है वो ट्रेड के लिए वो काम करता है। यूएन जो है वो आपस में मतभेद ना हो सारे कंट्रीज़ में, और भी बहुत सारे यूएन के फंक्शंस हैं, तो वो सारा कुछ के लिए काम, तो ये सारा कुछ एक प्रिंसिपल के तहत वो काम करता है, जितने भी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में सब कुछ। उसमें आजकल जो है वो बहुत प्रॉब्लम होने लग गया है। प्री कोविड-19 जो था, अभी आपको पता होगा, सब अधिकांश कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोटेक्शनिज़्म जो है वो अपनाना शुरू कर दिए हैं। यूएसए आपको पता होगा कुछ दिन पहले जो है बहुत सारी चीज़ों से अपना हाथ खींचते गया, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज के लिए वो बोल रहा है कि अब हम पैसे नहीं देंगे। डब्ल्यूएचओ में अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि अब हम पैसे नहीं देंगे वहाँ पे। उससे पहले भी जो था कि डब्ल्यूएचओ से वो बोले पैसे नहीं देंगे क्योंकि कोरोना वायरस को वो कंटेन नहीं कर पाए। डब्ल्यूटीओ में वो कुछ दिन पहले उसके प्रिंसिपल्स को मान नहीं रहे थे, क्योंकि आप देखो कि पिछले 4-5-6 साल में जितने भी अभी आजकल यूएसए जो है वो बायलैटरलिज़्म में ज़्यादा भरोसा रख रहा है। किसी 2 कंट्री के थ्रू आपस में ज़्यादा वो लोग ट्रीट और एग्रीमेंट कर रहा है, सिवाय इसके कि डब्ल्यूटीओ नॉर्म्स के थ्रू वो जाए। उसको बायपास करके डब्ल्यूटीओ के वो काम कर रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बायपास करके काम कर रहा है, तो उसका जो संस्था का जो रेलेवेंस है वो घटते जा रहा है, और जब वर्ल्ड लीडर जब आपका इस तरीके से काम करे, तो नीचे के बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी उसको बाइफरकेट करने का, उसको बायपास करने का सोचेंगे ही सोचेंगे। तो इससे क्या घाटा क्या हुआ? इससे घाटा ये हुआ कि जो प्रॉपर एक जो मैकेनिज़्म था हमारा, एक जो एक-दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट था, एक-दूसरे के जो जो थ्रेशोल्ड था कि इससे ऊपर नहीं जाना, इससे नीचे नहीं जाना, इस प्रोसेस में हमें जाना है, वो प्रोसेस का हनन हो गया। वो प्रोसेस अब हमारे सिस्टम में नहीं है, जिस वजह से जो इनोवेशन का जो काम था, या फिर अभी जो वैक्सीन जो हमें नया निकालना था, वो सारा कुछ का जो प्रॉब्लम वो ठप पड़ गया। अब उसकी वजह से जो इंटरेस्ट है जो दूसरे-दूसरे कंट्रीज़ का, वो अपना-अपना इंटरेस्ट हर जगह पे लगाना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया, चाइना, यूएस जो भी है, वो जिस भी कंट्रीज़ में है, ख़ास करके चाइना जो है, वो अपना इन्फ्लुएंस बनाने का कोशिश करते रहता है, जब ना तब। तो इससे डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है? डिसएडवांटेजेस यही हो सकता है कि अगर कोविड-19 पैंडेमिक अगर कोऑर्डिनेशन के बिना चला, तो हो सकता है कि कल हो के कोई वैक्सीन कोई कंट्री बनाए और वो बोल दे कि भाई हम सिर्फ व्हाइट्स के लिए हम ये वैक्सीन बनाए हैं, हम किसी और दूसरे कलर के रीजन को नहीं देंगे। जैसे फ्रांस ने कुछ दिन के पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हमारा वैक्सीन जैसे बनते-बनते रह गया था, लेकिन अगर उनका बन जाता तो वो बोले कि हम सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ को देंगे, हम उधर वेस्टर्न या फिर वो सब कुछ कंट्रीज़ को नहीं देंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं होता ना, तो अगर इस संस्था में होते तो वो एग्रीमेंट के तहत वो बाध्य होते। तो उस वजह से उनको वो काम करना अनिवार्य होता। तो वो इस तरह काम नहीं कर पाते। और भी दूसरा सीन होता है, जैसे अगर आप मल्टीलैटरलिज़्म में नहीं फ़ॉलो करेंगे, और क्या अभी आजकल चल रहा है डिसएडवांटेज कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मतभेद है। तो सार्क का जो बैठक होता है वो ढंग से हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? बाकी सब कंट्रीज़ जो हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। जैसे सार्क में कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर है टोटल। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में तो हमेशा मार-काट ही चलता है। भूटान जो है वो इंडिया का दोस्त ही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है, अलाइ कंट्री है, और बांग्लादेश बच जाता है, फिर श्रीलंका बच जाता है, और नेपाल बच जाता है। तो इंडिया नहीं जाता अगर किसी उसमें समिट में, या फिर पाकिस्तान नहीं जाता है, तो वो उस तरीके की बात बन नहीं पाती है, और वो जो प्रिंसिपल जो था उससे वो भटक जाते हैं। तो मुद्दा अभी क्या है? क्या करना चाहिए हमको इसको फिर से स्ट्रेंथन करने के लिए, मल्टीलैटरल जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन है उसको फिर से उठाने के लिए क्या करना चाहिए? रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। रिफ़ॉर्म्स चाहिए हमें बहुत सारा, उसमें रिप्रेजेंटेशन का जो है, जो से है पर कंट्री, छोटा हो या बड़ा हो, उसको महत्व देना ज़रूरी है। और पोस्ट कोविड-19 जो है, उसमें ग्लोबल कोऑपरेशन जो है, उसको मेंटेन करना, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। चाइना जो है बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे मल्टीलैटरल आजकल ऑर्गेनाइज़ेशंस में घुस गया है। लेकिन वो हर जगह पे अपने ही मतलब का काम करता है। उसको अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाना है ना, अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ में बहुत जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत जगह बना रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन वो अपने लेबर कैरी करके जाता है वहाँ पे। वहाँ के लोगों का वहाँ पे स्किल नहीं देता है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट देता है, वो अपने लेबर कैरी, जबकि इंडिया जो ब्रो है, जितनी संस्थाएँ या फिर आपके ओएनजीसी विदेश जो है, ये अगर किसी दूसरे कंट्री में जाती है, तो वहाँ के लेबर्स को ये एम्प्लॉय करती है, और वहाँ के लेबर्स को किस तरीके से काम करना है, स्किल स्किल डेवलपमेंट, ये सारा कुछ वो लोग करता है। तो ये सब जो है डिफरेंस है इंडिया और चाइना के बीच में। दूसरा कि चाइना एक और काम करता है जो कि अब बहुत लेट में सबको पता चलने लग गया है, कि बहुत सारा पैसा दे देता है, बहुत सारा लोन दे देता है बिना किसी मॉर्गेज के, कोलैटरल के, और फिर उसके बाद उनको कहीं न कहीं वो पता होता है चाइना को, ये लौटा तो पाएँगे नहीं। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी ज़मीन पे बन जाता है, वो पैसा नहीं दे पाते हैं,
तो वो उनका ज़मीन और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है, वो हथिया लेता है। ज़िम्बाब्वे में एक छोटा-सा कॉलोनी है प्रॉपर, जैसे ब्रिटिश टाइम में जैसे कॉलोनी होता था, वैसे अब चाइनीज़ कॉलोनी जो है, फर्स्ट चाइनीज़ कॉलोनी ज़िम्बाब्वे में बना है। आप उसके बारे में गूगल करना। जिबूती में प्रॉब्लम चल रहा है। हम्बन-टोटा जो आपका जो श्रीलंका में जो एक एक पोर्ट बनाया था चाइना ने, तो वो उसको लीज़ पे ले लिया है 50, 60, 70 साल के लिए। तो ये जो चाइना का जो डबल पॉलिसी है, वो चल रहा है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर मान लीजिए सार्क भी हम लोग देखते हैं, सार्क में भी इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, हम लोग तीनों काफ़ी एक साथ रहते हैं। मालदीव्स भी आजकल थोड़ा-सा अलग हो रहा है, लेकिन पहले हमारी ही बात सुनता था। तो हम लोग काफ़ी एक साथ रहते हैं, एक-दूसरे का एजेंडा को समझते हैं, बात करते हैं। मालदीव्स का कोई से नहीं है इंटरनेशनल ग्लोबल एरिना में, भूटान का भी नहीं है, तो हम उनके तरफ से हम बोलते हैं। तो ये जो हमारा जो एक ग्रुपिंग है छोटा-मोटा, हम लोग को आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें कोई एक जैसे ऐसा होगा कि तीनों 3 टाइप के लोग हैं। तो तीनों 3 टाइप के लोग, जैसे बीआरओ जब बीआरआई जब जॉइन नहीं करता, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया, तो भूटान ने कहा था इंडिया को कि प्लीज़ आप जॉइन कीजिए, हमारा बात सुनिए। बांग्लादेश भी बोला था कि प्लीज़ आप जॉइन कीजिए। इंडिया बोला कि नहीं, हम इसको जॉइन नहीं करेंगे। तो ये इस तरीके का जो चीज़ है, तो छोटे-छोटे जो आपस में जिन कंट्री की बनती है, उनको आपस में बातचीत करके और कोऑपरेशन को और बड़े लेवल पर लेकर के जाना है। एक इसमें वर्ड वो सेंटेंस फ्रेज़ यूज़ करते हैं, जो अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हो। लिलिपुटियंस ट्राइंग अप गुलिवर्स, मतलब जितने छोटे-छोटे लिलिपुट हैं, वो एक-दूसरे से बन-बन के या फिर गुलिवर के अंदर जो है, बड़ा ऑर्गनाइज़ेशन जो है, उसके अंदर वो बंध-बंध के और वो चीज़ को, ऑर्गनाइज़ेशन को बिल्कुल बड़ा और कोऑपरेटिव और एक मत का बनाकर लेके चलें, तो ही वो उसका फ़ायदा है। क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में प्लूरिलैटरलिज़्म जो है, वो इमर्ज हो रहा है, मतलब काफ़ी विविधता है हर जगह पे, हर जगह का अपना प्रॉब्लम है। अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इंडिया में ट्रेड का प्रॉब्लम है, बांग्लादेश में वहाँ पे उसका अलग प्रॉब्लम है, फिर नेपाल का अलग प्रॉब्लम है, आपका मार्शल आइलैंड का अलग प्रॉब्लम। मार्शल आइलैंड कौन-सा? देखिए, मार्शल आइलैंड दिखाता हूँ। ये ओशियाना एक ग्रुप है, ये इतने सारे जो छोटे-छोटे आइलैंड है, इसको ओशियाना ग्रुप कहते हैं। ये इधर में ये छोटे-छोटे जो आइलैंड है, इसमें मार्शियन आइलैंड्स है, ये सब छोटे-छोटे जो आइलैंड है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ भी है। तो ये सब सबको अगर ग्रुप में बोलते हैं हम लोग मार्शियन आइलैंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 बार आ चुका है यूपीएससी एग्ज़ाम में कि इसमें से कोई एक आइलैंड के बारे में ये आपको ऑप्शन में दे देता है। पता नहीं चलता है कौन-सा है। तो मार्शियन आइलैंड का क्या प्रॉब्लम है कि जो वर्ल्ड में जो ग्लोबल आपका जो वार्म बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से जो सी का जो लेवल उठ रहा है, तो इनकी जो जो आइलैंड्स हैं, उसका ज़मीन का भाग कम होता जा रहा है। तो ज़मीन का भाग जब कम हो रहा है, इंडिया में भी जो इंदिरा पॉइंट है, उसको क्रॉस करके अभी बहुत अंदर आ चुका है ओशियन का वाटर। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से अब इनको ना माइग्रेशन करना पड़ रहा है। अब यहाँ से वो उठ-उठ के ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में जाके बस रहे हैं। तो इस वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लोग एंटी माइग्रेशन वाला बहुत सारा रूल बना रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर में, कि ये लोग आके इसके अंदर ना बस जाएँ। तो ये सब जो प्रॉब्लम है, इनका अपना प्रॉब्लम है, लेकिन इतने छोटे कंट्री है कि इनका कुछ से बोल ज मतलब एक वॉइस ही नहीं वहाँ पे हो पाता है यूएन असेंबली में या फिर और भी दूसरे ऑर्गनाइज़ेशन में। तो इंडिया को क्या करने का टाइम है अभी का समय है? इंडिया को ये करना है कि इन सब छोटे-छोटे कंट्रीज़ को थोड़ा-सा एकजुट कर पाएँ, इनसे इनके थ्रू कोऑर्डिनेशन बना पाएँ और नया-नया फोरम बनाएँ और अच्छा से ऐसा करें कि प्रिंसिपल जो है उसका ऐसा हो कि इनको भी बोलने का मौका मिले, इनको भी एक मत हो। तो तब जाके जो है कि इंडिया आगे चल के एक काफ़ी अच्छा एक प्रॉपर जो मल्टीलैटरलिज़्म वाला प्रिंसिपल के साथ जो हमारा एक एक चलना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम जो चलना चाहिए, वो बन सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, वो इंडिया विल हैव टू बी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर किस-किस सेंस में? इकोनॉमी और फॉरेन ऑर्गनाइज़ेशन के टर्म में। इकोनॉमी में आपको पता चल गया अभी कि इंडिया और चाइना जो है वो बहुत सारे मल्टीलैटरल ऑर्गनाइज़ेशन में है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स है, जैसे ब्रिक में। ब्रिक के अंदर कौन-कौन है भाई? रशिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका। एससीओ में कौन-कौन है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन जो है, उसके अंदर कौन-कौन है? उसके अंदर भी चाइना है, इंडिया है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन। आरआईसी में रशिया, इंडिया, चाइना। क्वाड में कौन-कौन है? क्वाड जो ये सब ऊपर वाले रिक तक जो जो था, रिक, एससीओ और ब्रिक्स, ये सब में चाइना के साथ इंडिया है। तो इसमें कहीं न कहीं चाइना का जो मत है वो इंडिया को काटता रहता है हमेशा। मतलब इंडिया अगर कुछ थोड़ा-सा वैसा कुछ चाहिए, अगर उसको एक्सक्लूसिव चाहिए, तो कहीं न कहीं चाइना जो है उसमें प्रॉब्लम करता है, क्योंकि पाकिस्तान का उसमें असर्शन रहता है, चाइना के अपने भी एजेंडा हैं बहुत सारे, तो वो नहीं चाहता है कि इंडिया उतना ज़्यादा खुल कर सामने आए। तो अभी नया-नया जो ऑर्गनाइजेशन है जिसमें सिर्फ़ इंडिया है और बाकी अलग दूसरे एडवांस कंट्री
कंट्रीज़ हैं, जैसे कि क्वाड हो गया, क्वाड के अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए है। ये पैसिफिक रीजन में जो है, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के असर्सन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। और भी जो संस्था है बहुत सारे जो बना सकता है, जैसे कि आपके जो उधर साइड में कंट्रीज़ हैं, इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर चाइना जो है बहुत प्रॉब्लम करता है वियतनाम के साथ और वो सारे फिलिपीन कंट्रीज़ के साथ। तो वो लोग इंडिया से बहुत सारे जो मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल और ये सब सारे मिसाइल जो हैं, और इंडिया के जो एम्यूनिशंस है वो खरीदना चाहते हैं। इंडिया के साथ वो सिक्योरिटी जो है इंडिया की, वो अपने देश में पार्सल करना चाहते हैं। तो उसके साथ एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है इंडिया, और फिर उनको किस तरीके से अपना एक मतलब एक प्रेजेंस जो है इंडिया का अपना, और उनका जो से है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, वो एक क्रिएट कर सकता है। ये एक जो इंडिया के पास जो एक मौका है, उसको इंडिया को छोड़ना नहीं चाहिए। और इस तरीके से कॉन्फिडेंस जो बिल्डिंग मैकेनिज्म है वो इंडिया को बढ़ा करके अपना इंटरेस्ट और दूसरों का इंटरेस्ट जो है वर्ल्ड में क्रिएट करना चाहिए, ताकि चाइना का जो चाइना के खिलाफ जो आत्मनिर्भर बनने का जो हमारा सपना है, वो हम लोग उसको पूरा कर सकें। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, जो अभी जो हमने डिस्कस करा कि नेपाल का जो नेपाल के जो आर्मी चीफ हैं वो अभी विजिट पे आए थे, बॉर्डर जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर। काला पानी जो है वो हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, एक्चुअली क्या क्या है सीन, कि 80 किलोमीटर लॉन्ग जो है उत्तराखंड का नेपाल बॉर्डर जो है, उसमें ट्राई जंक्शन है एक जगह पे, जहाँ पे चाइना, इंडिया और नेपाल, तीन कंट्रीज़ यहाँ पे मिलते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो उत्तराखंड का ये एरिया आता है जहाँ पे नेपाल जो है अपना क्लेम लगा रहा है। तो उसमें एक्चुअली 1816 में संगोली ट्रीटी हुई थी, जो कि नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के साथ हुआ था। उसमें ये कहा गया था कि काली रिवर जो वहाँ से जो क्रॉस करती है, जो काली रिवर वहाँ से क्रॉस करती है, तो उस वही डिफाइन करेगी, ये मान लीजिए ये रिवर है, तो यही डिफाइन करेगी कि इसके इधर वाला जो साइड है वो इंडिया का होगा, और इसके इधर साइड में जो है वो आपका उसका होगा, नेपाल का होगा। तो जिस वजह से जिस वजह से इस साइड का जो एरिया है वो नेपाल का होगा। लेकिन वो टाइम के साथ, आपको जैसे पता है कि टाइम के साथ इरोज़न होता है, इरोज़न होके फिर क्या होगा, थोड़ी धीरे-धीरे के जो रिवर है वो इधर नीचे आ जाती है। अब इसमें ये गलती है कि भाई ये रिवर नीचे आ गई, क्या पता अगर ये ऊपर चले जाती तो फिर, तो फिर प्रॉब्लम, वो तो इंडिया फिर क्या बोलता है, इंडिया बोलता है ऐसा कि ये हमारा एरिया हो गया। तो अभी वो रिवर जो है वो नीचे आ गया, तो नीचे आ गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप इसको भी हथिया लोगे। तो अब ये तो फिर रिवर हो के सकता है, अब क्या पता यहाँ भी चले जाता, पूरा उत्तराखंड थोड़े ना ले लोगे। तो ये सारा सीन जो है अभी फ़िलहाल चल रहा है, और इस वजह से ये जो काला पानी वाला जो जो क्राइटेरिया है वो चल रहा है। ये उतना बड़ा मैटर नहीं था, लेकिन फ़िलहाल पीछे से उनको थोड़ा-सा हवा मिल रहा है चाइना की तरफ से कि आप कीजिए, कीजिए। तो जिस वजह से वो इसको ड्रामा जो है वो कर रहे हैं, और उनका अपना भी एक प्रोपेगेंडा है कि अपना एंटी इंडिया करेंगे वहाँ पे, तो ओली जो है वो करेंगे, तो उनको बाकी वहाँ पे नेपाल के जो लोग हैं उनको लगेगा कि वाह! कितना ज़्यादा नेशनलिस्ट आदमी, कितना कलेजा है कि इंडिया से भी जूझ जा रहा है, कितना भिड़ जा रहा है। तो जिस वजह से ये अपना उनका मुद्दा है। बहरहाल फिर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा-सा और देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल ये है कि एक्स्ट्राडिक्शन टू चाइना पॉसिबली विथ एचके हांगकांग लॉ। पहले हांगकांग के अंदर में ज़्यादा चाइनीज़ सिक्योरिटी पर्सनल का प्रेजेंस नहीं होता था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता था। अब जो है चाइना एक लॉ लेकर के आ रहा है, जिसके सिक्योरिटी एजेंसी, जिसके जिसके तहत सिक्योरिटी लॉ बोल रहे हैं उसको, और जिसके तहत चाइनीज़ सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो हांगकांग के अंदर परमानेंटली रह पाएंगे, और वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट अगर हो रहे हैं कुछ, या फिर जैसे तिब्बत में उन्होंने हथियाया था, वैसे ही अगर कुछ वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है या फिर कुछ भी वहाँ पे सीन हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को उठाकर हांगकांग के जेल में नहीं, अपना चाइना के मेनलैंड वाले जेल में भी डाल सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये एक छोटा-सा न्यूज़ हमारा आया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए यार, कोई पता नहीं देखता है, नहीं देखता हमें पता ही नहीं चलता, ना कोई लाइक आता है, ना कमेंट आता है। तो अगर आपको बढ़िया लगता है तो प्लीज़ उसको एक्सप्रेस कीजिए, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, और तो कोई मुद्दा है नहीं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।